लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, बोलते हैं सफलता कैसे कदम चूमती है ये एक मेहनत करने वाले लोग ही बता सकते हैं, और जिसके हौसले बुलंद होते हैं उनकी सफलता हाथ जरूर आती है। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो एक सफलता की एक पहचान बन चुके हैं, एक ब्रांड बन चुके हैं। एक छोटे से गाँव और साधारण परिवार से आने वाले रोहित सोनिक ने अपने माता पिता के आशीर्वाद, दोस्तों के सहयोग और अपनी अटूट मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में कभी उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। आज हम इनसे जानने के लिए आए हैं कि इतनी बड़ी सफलता जो आज आपके अंडर सैकड़ों कारीगर काम कर रहे हैं, सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े लोग के बीच में उठना और बैठना, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों के साथ में उठना बैठना हो रहा है। तो सर, इस सफलता के पीछे राज क्या है और कैसे यहाँ तक पहुँचे, और किन किन लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत माना? आप क्यों नहीं अपने स्टेट में इस तरह के काम किया जो आपको यहाँ पर आके ये सब चीज़ें करना पड़ा? सर नमस्कार। लीड इंडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। कैसा लग रहा है सर, आप इतने बड़े स्टेट महाराष्ट्र में बिजनेस आर्थिक राजधानी में आके आपको इस तरह से आपको एक अपना परचम फहरा रहे हैं और अपने लोग में अपनी पैठ बनाए, तो कैसा लगता है? ये जर्नी ठीक है, अभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये जर्नी बहुत इजी नहीं होता है। अब मैं एक बिहार से छोटे से शहर क्या, छोटा सा गांव दरदा करके गांव है जो गो थाना में पड़ता है, तो वहाँ से पटना आना, पटना में भी हॉस्टल में रहना, हॉस्टल से फिर वहाँ से 12वीं तक वहाँ पढ़ना, उसके बाद फिर ये सब पढ़ाई के पीछे ये मेरी मम्मी का था कि वो अपने बच्चों को गांव में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि गांव में ना लाइट होता था, ना रोड अच्छा था और पढ़ने का कोई सुविधा नहीं था। और मेरे पापा के जितने भी भाई थे उन सब लोग बाहर रहते थे और उनके बच्चे भी बाहर स्कूल में पढ़ते थे। तो मेरी मम्मी की ज़िद थी कि मतलब मेरे दोनों लड़के और लड़की सब लोग बाहर पढ़ेंगे, और जैसे दो उनके भाइयों के बच्चे पढ़ रहे थे उसी तरीके से वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी बाहर पढ़ के और यहाँ इस तरह के माहौल में ना रहे। सर, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप किस तरह के परिवार से आए? क्या आप शुरू से अमीर थे, जिस तरह से आप जो भौकाल है, जो रिचपन है वो शुरू से था, या अभी आपने अपने बल पे बनाया है, या फिर आप कैसा देखना चाहते हैं कि लोग गांव में कैसा होता है कि अरे बच्चे रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, या माहौल है कोई हमारे बच्चे को कुछ कर ना दे, मार ना दे, या फिर बिहार में कुछ इस तरह के हालात थी कि लोगों को पलायन करना ही पड़ता था, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, एक बार घर से निकलता था या फिर इलाज के लिए हो तो फिर वापस गाँव नहीं आता था किसी न किसी कारण। बस उसको अच्छा इलाज हो गया तो फिर वहीं बाहर शिफ्ट, मतलब गाँव जाएंगे फिर से बीमार हो जाएंगे, पढ़ लिख लिए तो नौकरी के लिए वहीं शिफ्ट होना पड़ता था। तो इस तरह की भी चीज़ें माहौल क्रिएट होता था। तो कैसे देखते हैं आप? पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, जो जहाँ से उठ के आए और कैसा परिवार है फैमिली, फिर हम जानेंगे कि बॉम्बे क्यों आना पड़ा। नहीं, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार से था, नहीं ऐसा तो था नहीं, लेकिन हमारा गांव और ज़मीन वहाँ पे था, लेकिन वो ज़मीन वैसा नहीं था कि मतलब जो आप बोलो कि एकदम जैसे पंजाब हरियाणा के ज़मीन होते हैं कि आदमी करोड़पति है और ज़मीन रखा हुआ है। हमारे पास ज़मीन ज़रूर था, लेकिन उस समय नहर स्टार्ट ही हुआ था तो उपजाऊ ज़मीन नहीं था। तो वो भी उसके बाद वो ज़मीन पे भी 6 भाई लोग थे, तो पापा के 6 भाई लोग थे, तो पापा ही देखते थे और 6 भाई लोग बाहर थे। लेकिन हम जब गांव में थे तब तक ऐसा लगता था कि हम बहुत अमीर हैं, और मतलब हमको लगता था एक वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली है। लेकिन जब मैं शहर आया तो वहाँ पे एहसास हुआ कि नहीं यार, मतलब जो अपने आप का एक चेहरा देखना होता है ना कि नहीं हमारे से आगे बहुत लोग हैं, मतलब जो कि हमारे और उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था। तो वो गैप समझ में आया कि नहीं यार, ये बहुत बड़ा गैप है। एक तो हॉस्टल में जाने से भी पता चला कि नहीं अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग हैं, किसी के फादर बहुत सक्सेसफुल हैं। तो वो सब जगह जाने के बाद पता चला कि यस, हमारा फैमिली अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि हम बैठ के खा सके और हमें कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा वहीं पे काम, मतलब
खुद का ही काम करते थे, लेकिन वेल टू डू में नहीं आते थे। हम ये नहीं बोल सकते, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आप बोल लो कि हम लोग उस तरीके से आते थे। अब दोनों बच्चे को पढ़ाना, और मेरी सिस्टर भी थी और मेरी माँ का ये था कि लड़की को वो लड़के से अलग नहीं समझती थी, तो तीनों बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाना मेरे पापा के लिए लोड था। तो वो लोड ज़रूर उन्होंने सहा, लेकिन उनके साथ में बट वो हम लोगों को इतना सेट कर दिए कि आज के दिन में हम दोनों भाई और बहन भगवान की कृपा से और महादेव की कृपा से हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं है कि हमें किसी की अभी भगवान की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन हम हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। सर ये तो हो गई आपके बेसिक इंट्रोडक्शन। सर आप बॉम्बे आए, बॉम्बे तो चलो आर्थिक राजधानी है, हर कोई का सपना होता है कि यहीं पे लोग सेटल हो जाए, लेकिन आप अच्छे फैमिली से भी, अच्छे बैकग्राउंड है आपके, सब कुछ है, पैसे भी की कंपनी दे, तो पढ़ लिख के आप बिहार में ही क्यों नहीं सेटल होना चाहें? देखिए, मैंने आपको बोला कि हमारे को ऐसा लगता था कि गांव हमें हमारा ज़मीन वमीन है तो हम रईस हैं, लेकिन बाहर आके पता चला हम रईस नहीं थे, हम लोअर मिडिल क्लास के फैमिली से भी नीचे थे। ये तो ऐसा था ना कि आपने जब दुनिया नहीं देखा हुआ है तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत रईस हो, लेकिन मुझे बाहर आने के पता चला हम रईस नहीं, लिटरली आप बोल सकते हो कि हम गरीब ही थे, क्योंकि ज़मीन जो था वो वैसा नहीं था कि मतलब जो सब चीज़ों का देख रेख कर सके और एक कंफर्टेबल लाइफ दे सके। तो हम वहाँ के लिए लगता था रईस थे, लेकिन ऐसे हम गरीब वाले ही लेवल पे थे। सर अब हम, चूँकि आप बिहार से हैं और बिहार की मिट्टी से बहुत जुड़ाव है, अभी भी आप गांव जाते और आते रहते हैं, तो सर आप कैसे देखते हैं बिहार में जो पलायन, बेरोजगारी, और अभी भी लोग कुछ इलाज कराने के लिए पलायन करते हैं, कोई शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, और जो कुछ कमाने के लिए करते हैं, 10-15 हज़ार की नौकरी करने के लिए भी मुंबई में आना पड़ता है, मुंबई जैसे शहर में जिसको जाना पड़ता है। तो सर आप कैसे देखते हैं ये पलायन हमारी मजबूरी बन गई है, या हमारे दिनचर्या बॉडी का एक चलो ठीक है अब तो इसके साथ ही जीना है, या इसको सुधार हो सकता है? इसमें किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, जब मैं बॉम्बे आया था तो बॉम्बे में मैं इंजीनियरिंग करके आया था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं 9 से 10 साल नौकरी किया, 9 से 10 साल नौकरी बॉम्बे में भी किया, कुछ रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में कुछ दिन काम किए, फिर मैंने 3-3.5 साल राजस्थान में काम किया, 1 साल वेस्ट बंगाल में भी काम किया। तो उस समय नौकरी का जब बिहार से आए थे तो उस समय नौकरी की इतनी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं थी, और उस समय लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार का था, लाइट हम लोगों ने, लगता है मैं 12th तक तो मैंने लाइट नहीं देखा था, मतलब लाइट गांव में आता ही नहीं था, मतलब हम लोग लालटेन में रहते थे। गर्मियों में मतलब होता था कि छत पे जाइए, पानी छिटकिए पहले शाम में, उसके बाद वो आपका ज़मीन ठंडा होता था तो रात में आप सो पाते थे। तो उस समय के सिचुएशन से हम आए थे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे, मेरे माँ बाप का इतना फोकस था पढ़ाई के कि हम लोग पढ़ के इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे एक चाचा जी के बड़े बेटे थे, वो यहाँ पे रहते थे, तो शायद उनके सपोर्ट सिस्टम से हमें चौल में नहीं रहने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन एक ऐसा था कि हम चौल में ही हमको रहना पड़ता। फिर मेरा बड़ा भाई था, वो भी नौकरी करने आ गया था, तो उसके बाद मैं आ गया, तो हम लोग एक फैमिली सपोर्ट था, जिसकी वजह से मैं यहाँ बॉम्बे में आके काम स्टार्ट किया। लेकिन मेरा पगार ऐसा नहीं था कि मैं अगर अकेला रहता तो मैं सस्टेन कर पाता। अब आप बोलोगे कि बिहार में उस समय की सिचुएशन अलग है। अब मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत है। रोड वहाँ का बहुत, मतलब मैं तो शॉक था कि बिहार में रोड शायद आप महाराष्ट्र या इंडिया का भी कोई भी स्टेट से वन ऑफ द बेस्ट रोड आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत वहाँ पे अच्छा है। तो अगर आज के सिचुएशन में अगर अपन देखेंगे तो वहाँ पे मुझे अगर बिज़नेस एक्सपेंशन प्लान करना है तो मैं आगे बिहार में ही करूँगा, क्योंकि मुझे अभी दिखता है कि बिहार में काम करने वाली की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। हाँ, मेडिकल अभी शायद उस तरह के से जितने चाहिए उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन मैं गया तो मैं देखा हो कि कोई एक बंदा 10 साल पहले आया और एक स्कूल, छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया था। आज वो लगता है 7-8-10 एकड़ में उसने अपना एक स्कूल बना लिया और खोल के आगे बढ़ रहा है। तो आदमी को वहाँ पे विज़न की ज़रूरत है। आज के दिन में वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में सब जगह पे है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि और सब स्टेट डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अब ये
डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो जहाँ पे रोड और लाइट पहुँच गया तो तीसरा चीज़ यही बच जाता है कि आप मेहनत करो और उस स्टेट को इंफ्रा के साथ मतलब सपोर्ट में आप कुछ भी वहाँ पे लेके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। जैसे अब मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में क्या है ना, आए दिन कभी न किसी के मुंह से वो जलील भली वर्ड शब्द सुनने को मिलता है, तुम बिहारी हो, भैया हो, भाग जाओ, तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम अपने स्टेट में क्यों नहीं जाते। सर आपको क्या कभी इस तरह की चीज़ें सुनने को आया, या फिर किस तरह कभी इस तरह से पाला पड़ा आपको, और क्या लगता है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे हो रहे हैं, जो भाग जाओ, चले जाओ, यहाँ क्यों आते हो, ख़ास तौर पर रेडी टपरी और सब्जी भाजी वाले के साथ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होते हैं, तो आप कभी किस तरह से देखे क्या इस तरह से? देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं, ये तो बिहार वाले को ना, बिहारी एक ना गाली होती थी, आप समझा करो। जब कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे ना तो 95-96 में ना दिल्ली में भी लोग बिहारी बोलते थे तो एक गाली की तरह ही बोलते थे, भैया बोलते हैं या गाली बोलते, मतलब। लेकिन ये क्या है कि मतलब इसमें चीज़ें ऐसा है कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो उस पे आपको कोई सामने कुछ बोलेगा नहीं। जो इंसान एक स्ट्रगल कर रहा है, सब्जी वाला भी मैं नहीं बोलता हूँ कि वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो उसी काम में एक्सपर्ट है और वो सब्जी बेच रहा है या कोई बेच रहा है, तो जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं वो सही तो किसी एंगल से भी नहीं है। पढ़ लिया और एक काम कर रहा हूँ और एक डिफरेंट लेवल पे चला गया हूँ, तो इसलिए हो सकता है वो मुंह पे नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, लोगों को मैं फीलिंग है कि मतलब आप बिहारी हो या बाहर के हो, लेकिन मुंह पे सामने नहीं दिखाएंगे, पीछे ज़रूर कुछ बोल सकते हैं। लेकिन मैं अब देखता हूँ कि बॉम्बे ऐसे शहर में यूपी बिहार वाले अलग लेवल पे हैं, जिसको मेहनत करना है और जिसको आगे बढ़ना है, बोलने वाले बोल सकते हैं, और आप किसी को दबा के आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये तो बहुत फाइनल है। आप किसी को एक लेवल तक दबा सकते हो, लेकिन मेहनत करने वाले को आप दबाया नहीं सकते, वो आगे बढ़ ही जाएगा। खुद को कर बुलंद इतना ही खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, और कोई बहती नदियाँ को रास्ता मोड़ नहीं सकता है। तो सर आप जब मुंबई आए तो सर स्ट्रगल किया होगा, खूब स्ट्रगल किया होगा। बिना स्ट्रगल के आप इतने बड़े काम पे लोग नहीं पहुंचते हैं, और आपने साबित किया है कि जो कोशिश करने वालों को उसकी जीत जरूर होती, भले 8-10 बार गिरे, 20 बार गिरे। तो सर आपको कभी ऐसा लगा कि मुंबई में आए हैं, अब थक गए, अब नहीं मिल रहा है चीज़ें, अब वो लौट जानी चाहिए, बहुत हो गया स्ट्रगल, अब लौट जानी चाहिए? नहीं, मेरे को कभी उस तरह की फीलिंग नहीं आई। मुझे ये पता है कि बॉम्बे जब तक पसीना नहीं निकलवाता है तब तक देता नहीं है। तो जो भी सक्सेसफुल आदमी है, अगर आप देख लो, उसने पसीना तो निकाला होगा। बॉम्बे बोलता है बॉस पहले मैं पसीना निकालूंगा, उसके बाद ही दूंगा। तो मैं भी बहुत, मतलब मैं मेरा बड़ा भाई और मेरे चाचा जी के लड़के जो हैं, दोनों भाई, मैंने सबको देखा है यहाँ पे लोगों ने पसीना निकाला है, उसके बाद ही ये सक्सेसफुल करवाता है। हाँ, आपको टेस्ट बहुत लेता है, बहुत टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना मेहनत करना है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता तो जाऊँगा भी कहाँ, जहाँ पे कुछ है ही नहीं। उससे अच्छा है कि भाई यहाँ पे आप रहो, और आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना, तो आप सीधा सामने का ही सोचते हो, पीछे का आप सोचते नहीं हो। तो वो बहुत डिफाइंड था कि मैं वापस तो नहीं जा सकता हूँ, कुछ करके ही अपना आदमी, मैं वापस का नहीं सोचता हूँ। मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि अब ऐसा टाइम आ गया कि यहाँ से वहाँ पे जाके और काम स्टार्ट करूँ और इसको बड़ा करूँ। ऐसे नहीं बिहार का बेटा मुंबई में सफलता का परचम फहरा दिया। सर आपका पहला बिजनेस कौन था, स्टार्टिंग कहाँ से क्या किया था, कैसे आप इतने बड़े परचम? मैंने काम स्टार्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब 2010 में मैं माइक्रोमैक्स, आप उस समय देखोगे तो मोबाइल का कंपनी था, तो मैं वहाँ से 2010 में डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया था, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। आज 15-16 साल हो गया। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया और अच्छे अच्छे ब्रांड किए मैंने। HTC ब्रांड किया, वीवो का मैं बॉम्बे का पहला डिस्ट्रीब्यूटर था। शाओमी जो आप MI जानते होंगे, उसके भी मैं जब ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में आया था, तो बॉम्बे का मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर था। तो पहचान तो क्या बनी, लेकिन मुझे सपोर्ट बहुत लोगों का था, कंपनी वाले बहुत सपोर्टिव थे, गुड विशेस मेरे ज़्यादा थे, तो शायद इसलिए ये सब जर्नी मेरे लिए टफ तो था, लेकिन लोगों ने इजी कर दिया उसको करने में। अब मैं रिटेल भी करता हूँ। रिटेल हमारा रिटेल चेन है तनिष्का के नाम से, हमारा वो भी 25 आउटलेट प्लस है। तो लोगों का सपोर्ट है और मेहनत तो ही, लेकिन टीम भी बहुत अच्छी है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। अकेला आदमी ग्रो नहीं हो सकता है। तो मैं बिलीव ये करता हूँ
कि जो हमारे साथ हैं उनको साथ ग्रो करवाओ और ख़ुद भी ग्रो। अकेला आदमी कोई भी ग्रो नहीं हो सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है सर, ये बात तो सच्ची है। तो सर आप ये बॉम्बे में हर एक के पीछे, सफलता के पीछे एक कोई न कोई राज छिपा होता है और एक सफलता के पीछे कोई हाथ होता है। तो आप अपना ये मुकाम जो पाए हैं, कैसे पाए, आपके पीछे कौन था और किस तरह से करते? इस सफलता के पीछे माँ बाप का बहुत गुड विशेस तो होता ही है, लेकिन अगर मेरे ऊपर ब्लाइंडली किसी ने कुछ भी किया है तो मेरे 2 भाई हैं और मतलब जो यहाँ पे ही रहते हैं, और मेरी सिस्टर है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मोरली, फिनेंशियली। कभी भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पीछे कोई नहीं है। हर समय मुझे लगता था कि कोई तो है पीछे, संभाल लेगा। सर आपके लिए सफलता का मायने क्या है, कैसे देखते हैं सफलता किस तरह की होनी चाहिए? अगर नए लोग आते हैं, आज भी लोग आते ही रहते हैं, ट्रेन भर के आ रहे हैं, ट्रेन भर के जा भी रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहेंगे, उसको किस तरह से बताना चाहेंगे कि आप भी आइए, तो ये सब तैयारी करके आइए और आइए तो ये ज़रूर कीजिए, कैसे बताएं? सफलता का मेरे मानने में ये है कि फेलियर और सक्सेस, ये कोई फेलियर भी है तो भी वो आप समझ लीजिए कि आप कुछ कर रहे थे उसके बाद फेल हुए, और सफलता में फेलियर और सक्सेस का उतना ही इम्पोर्टेंस है। सिर्फ और सिर्फ आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप फेल भी होंगे। तो मेरा सजेशन तो और मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि टफ टाइम जब आएगा ना, तो उस समय आप समझ लो कि आपको गियर और बढ़ाना है, आपको पीछे नहीं जाना है। आप अगर उस समय गिव अप किए तो फिर आपको पीछे घुमा देगा। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो कि नहीं बस कितना भी गंदा सिचुएशन आ जाए, आपको गिव अप नहीं करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। सर हर बिहारी के लिए छठ पूजा बहुत इम्पोर्टेंस होता है, देते हैं उनको, अपना सब कुछ उसके लिए करने को तैयार रहता है। सर आप अपने आप भी बिहार से हैं, तो छठ पूजा को किस तरह से देखते हैं, आपके जीवन में किस तरह की महत्वता रखता है छठ पूजा? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सब पर्व में ये एक ऐसा पर्व है जो मेरे को मतलब बहुत ही अटैच करता है। ये मैंने बचपन से देखा है। दूसरी चीज़ यही एक ऐसा त्यौहार है जो इतना प्योर है, मतलब कोई भी त्यौहार इससे प्योर तो नहीं हो सकता। मतलब प्रसाद भी जो बनता है वो घर पे बनता है, कोई शोशा नहीं है, कोई गिफ्टिंग नहीं है। ठेकुआ ही ये जो है वो एक प्रसाद है, और केला और जो फ्रूट्स जो होते हैं वही प्रसाद है। और आपको इतना प्योर फेस्टिवल मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी मॉम पहले करती थी। मॉम का जब हेल्थ ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया तो मैं उसको जब घाट पे ही थी तो मैंने बोला इसके बाद तुम मत करना, तुम दीदी को करने देना। तो उसके बाद भगवान भी ऐसा सुन लिए कि वो उसका हेल्थ का ऐसा हुआ कि वो उसके बाद नहीं कर पाई, और उसके बाद मेरी बहन ही करती है। और मैं कोशिश नहीं, मेरा ये कंफर्म है कि मैं हर एक छठ पूजा में पहुंच जाता हूं किसी भी हाल में। सर मुंबई का छठ पूजा आपने देखा है क्या? देखा है तो गांव और मुंबई में कितना अंतर है, किस तरह से देखते हैं? मैंने मुंबई का एक बार देखा होगा तो, बट गांव और यहाँ का बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का इंफ्रा नहीं है। मतलब आपको लोग इतना दूर डेली नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है, गाँव या मतलब बिहार में ऐसा होता है कि भाई गए घाट पे गए फिर आ गए। यहाँ पे लोग घाट पे मतलब जहाँ पे जाते हैं वहीं पे रुक जाते हैं। तो बहुत सारी चेंजेस हैं अब तो। पहले तो लोग अब तो घर में ही लोग, कितने लोग घर में ही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। मतलब अगर मैं बिहार में भी बोलता हूँ, जो पटना में जो छठ पूजा होता है वो रांची में नहीं होता है। तो 10 किलोमीटर पे चीज़ें बदलता है। हाँ, लेकिन इस पूजा का कोई मतलब कोई तोड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। और जो लोग कर रहे होते हैं वो उनके लिए तो मतलब छठी मैया का ही मतलब आशीर्वाद है जो वो पूरा कर लेती हैं। तो बहुत अलग है, और मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा, वो एक इमोशन है जो आपको अटैचमेंट है। हाँ, मतलब वो उस पर्व का कोई मतलब कंपटीशन नहीं है किसी के साथ में कंपैरिजन। ऑब्वियसली पर्व में कंपटीशन नहीं होता, लेकिन मतलब इतना प्योर पर्व मैंने आज तक नहीं देखा। तो सर
से आज बहुत सारी बातें जाना, और हम समसामयिक विषयों पे हमेशा ही बातें करते रहेंगे, सर से जानते रहेंगे, और हम इन विषयों पे और के अलावा और भी विषयों पे हम बात करते रहेंगे। जैसे बिहार के राजनीति का हो गया, या पे महाराष्ट्र की राजनीति हो गया, यहाँ के जो बेसिक और समसामयिक विषयों में भी बातें करते हैं। फिलहाल इतना ही। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।